क्वेश्चन है, इन लार्ज ट्रांसफॉर्मर ए स्टेप कोर अरेंजमेंट इज यूज टू मिनिमाइज द। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए गए हैं। यूज़ ऑफ कॉपर एंड आयरन लॉस, यूज़ ऑफ कॉपर एंड कॉपर लॉस। तो अगर आप देखेंगे स्टेप कोर में क्या करते हैं अपन, इस तरीके से कोने पे ऐसे कर देते हैं कोर को स्टेप्ड। तो इससे होता क्या है, आपका जो ओवरऑल वायर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इट विल गेट रिड्यूस्ड। टर्न्स लेंथ आर रिड्यूस्ड। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स, ये टर्न्स किसके बने होते हैं, कॉपर के, कॉपर मटेरियल के। तो अगर ये टर्न्स की लेंथ कम होगी तो कॉपर मटेरियल कम यूज़ होगा। कॉपर मटेरियल कम यूज़ होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ओवरऑल लेस होगा। सो आई स्क्वायर आर लॉसेस विल गेट रिड्यूस, क्योंकि लेंथ विल रिड्यूस्ड, रेजिस्टेंस विल गेट रिड्यूस, सो दैट लॉस। तो यहाँ पर बहुत बार गलती क्या होती है, स्टेप कोर होने की वजह से सोचते हैं कि कोर को स्टेप करने की वजह से हमारे जो कोर लॉस है, आयरन लॉस है, उन पर असर पड़ता है। नहीं, वो कांस्टेंट ही रहते हैं। सिर्फ आपके यूज़ ऑफ कॉपर एंड कॉपर लॉस विल गेट मिनिमाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट गिवन बिलो, गिवन ऑल कैपेसिटर आर 1 माइक्रोफैरेड। ये सब 1 माइक्रोफैरेड के हैं। 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर आधा हो गया सी इक्विवेलेंट इनका। फिर ये 0.5 माइक्रोफैरेड इसके साथ पैरेलल में, तो ये जो आएगा इक्विवेलेंट सेकंड वाला, ये हो जाएगा 1.5 माइक्रोफैरेड। फिर ये ओवरऑल 1.5 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड के साथ सीरीज में रहेगा, है ना। तो सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा 2.5। ठीक है, सो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 ओवर 2.5 विच इज इक्वल्स टू 3/5, 0.6 माइक्रोफैरेड इज द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, गलती ना हो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द पावर ऑफ ए लैम्प इफ इट इज कंज्यूम 500 जूल इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, आपको पावर कंजप्शन निकालना है इसके अंदर। बहुत आसान है। एनर्जी बराबर आपको पता है पावर इनटू टाइम होता है, और ये भी बिल्कुल सही वैल्यू दी है, जूल में दिया है एनर्जी, ये सेकंड में दिया है। तो पावर कितना हो जाएगा आपका, 500 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 25 वॉट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द पावर एब्जॉर्ब बाय द 9 किलो ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग नेटवर्क। ठीक है, तो देखो आपको करंट दी हुई है 30 मिली एम्पियर। तो मिली और किलो का ध्यान ना भूल जाना है ऐसे सवालों में, ओवरऑल वैल्यू हमेशा सही आएगी आपकी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया 18 किलो ओम। तो आप देख सकते हैं यहाँ 9 किलो ओम है, यहाँ 18 किलो ओम है। चाहे तो करंट डिवीजन लगा लो। ठीक है, 9 ओवर 18 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना करंट आया आपके पास, 10 मिली एम्पियर, है ना। 10 मिली एम्पियर आया। तो आपको पावर पूछ रहा है ये कितना होगा, है ना। करंट आपको पता ही चल गई है, तो करना कुछ नहीं है। 1 मिनट, कितना आएगा, 27 आएगा ना। ठीक है, 9 किलो ओम में निकालना है, सॉरी।
कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया हूँ मैं? एक मिनट देख लेते हैं। अरे हाँ यार, आपको समझाने के चक्कर में यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने। भाई 18, क्योंकि इसमें निकालना है तो अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, तो ये आएगा 20 मिली एम्पियर। और देखो एक तरीके से भी कर सकते हैं भाई, ये इसके मुकाबले 2 टाइम्स है, ये इस अनुपात में है, तो ये करंट कैसे टूटेगी? यहाँ तो आएगा 20 मिली एम्पियर और इस वाली ब्रांच के अंदर जाएगा 10 मिली एम्पियर। बस पावर बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R, 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? 4 और 36, तो 3.6 वॉट इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 20 इंटू 10 का पावर -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 इंटू 10 का पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 3.6 वॉट इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, a variable DC drive has a rated power of 10 kilowatt, rated speed of 150 rpm, drives a load, calculate the rated torque। आपको निकालना है, तो आपको पता है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो। ये पावर बराबर ओमेगा टी बराबर पी ओवर ओमेगा विच इज इक्वल्स टू पी बराबर 2π/n/60, और ये वैल्यू आती है 9.55 आता है समथिंग, P बराबर N। तो अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखो ये सब चीज़ें ना एग्ज़ाम में बड़ा है काम आते हैं, एग्ज़ाम में ना ये सब अगर आपको याद हो, 15 6 टाइम्स 63.6 न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीकेज करंट इन एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शन ए 1/100 ऑफ मैक्सिमम सप्लाई करंट, 1/500 ऑफ मैक्सिमम सप्लाई करंट, 1/5000 ऑफ मैक्सिमम सप्लाई करंट, 1/1000 ऑफ मैक्सिमम सप्लाई करंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट है। 1/5000 यही स्टैंडर्ड है आपका, याद रखनी है ये वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर इज नॉट वोल्ट्स कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विद फील्ड कॉइल, 2 पॉइंट स्टार्टर, 5 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, किसके लिए करते हैं? तो याद रखें, ये जो 9 वोल्ट कॉइल होती है आपके लिए फील्ड के साथ रहती है 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बार पूछ लेता है 2 पॉइंट स्टार्टर कहाँ यूज होता है? सीरीज मोटर, 3 पॉइंट शंट और कंपाउंड। और जब आपको बेस स्पीड से हाई स्पीड चाहिए, ठीक है, हाई स्पीड किसी भी मोटर के लिए, ठीक है, बाय फील्ड वीकिंग मेथड, तब हम यूज करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर का। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 48, electric flux enclosed by a surface surrounding a charge is equals to the amount of charge enclosed. This is a statement of Faraday law, Lenz law, modified Ampere's law या गॉस लॉ। बहुत आसान है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 मेगा ओम, कैलकुलेट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 25 किलो ओम
ऑप्शन ए 25 मेगा ओम, 0.2 ओम, 0.2 मेगा ओम, 25 ओम। तो हम सबको पता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 5 किलोमीटर का 1 मेगा ओम है तो 25 किलोमीटर का कितना होगा, तो इसे आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। 5/25 इक्वल्स टू 0.2 मेगा ओम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A moving coil instrument should be used to measure only high frequency current, direct current only, alternating current only, both, alternating और डायरेक्ट, ठीक है। तो मूविंग कॉयल आपको होता है पीएमएमसी, है ना, गैल्वेनोमीटर, ये आपने पढ़ा होगा पीएमएमसी वाला, यूज्ड ओनली फॉर डीसी सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। है ना, तो ये डायग्राम आपको दिया गया है, ऑपरेटिंग जोन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑपरेटिंग जोन है, आर एक्स आर डायग्राम है। तो पूछा किसका, तो अगर ये वाला पार्ट ओरिजिन पे टच है ना, तो यानी सिंपल सी बात है ये है मोह रिले। ऑप्शन नंबर डी। भाई डायरेक्शनल रिले भी होती है ये, इसके बारे में याद रखना है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज होती है। तीसरा इसके बारे में आपको याद रखना है, लेस पावर स्विंग अफेक्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर ए रोड टाइप अर्थ electrode made of steel, the diameter value should not be less than 6 mm, 12 mm, 4 mm, D 16 mm। क्या होगा इसका आंसर 52 का? सिंपल डायरेक्ट याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी 16 mm इज द राइट आंसर। इन ए गिवन स्पीड टाइम कर्व 0 to t1, मतलब 0 to t1 ये वाला पार्ट, ये रहा t2, ये रहा t3, ये रहा t4। तो पूछ रहा है एग्जामिनर 0 से t1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा है ना, स्पीड विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कौन सा है भाई, ये होता है आपका फ्री रनिंग, यहाँ हो रहा है एक्सीलरेशन, ये वाला पार्ट है आपका कॉस्टिंग, ये वाला पार्ट है ब्रेकिंग। याद रखना है, सब पूछ लेता है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये कौन सी लाइंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे सिस्टम, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे सिस्टम। नेक्स्ट, रनिंग कॉस्ट ऑफ ए डैश पावर प्लांट इज मिनिमम, डीजल, हाइड्रो, स्टीम, न्यूक्लियर। तो भाई सबसे है मिनिमम, तो हाइड्रो सबसे कम,
फिर आएगा आपका स्टीम, फिर आएगा आपका डीजल, फिर आपका आएगा न्यूक्लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ के लिए। बाकी एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। चलते हैं आगे। इफ voltage across each disk insulator in a string is equal, then calculate the string efficiency of the string। ठीक है भाई, सारे स्ट्रिंग में जो है वो सारे डिस्क इंसुलेटर में बराबर है वोल्टेज, तो यार जाहिर सी बात है, इसका क्या मतलब है, कोई लीकेज करंट है ही नहीं। ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस ज़ीरो। जब ये ज़ीरो है तो भैया के का वैल्यू ज़ीरो, तो ये एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी 100%। कौन सी सप्लाई के लिए होता है, डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। The fusing factor of a standard duty cartridges fuse is 1.45, 3.45, 0.45, 2.45। ये तो रटा रहना चाहिए आपको, डायरेक्ट है क्वेश्चन, इसमें कुछ सोचना नहीं है। फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है कार्ट्रिजेस फ्यूज का, ऑप्शन नंबर ए 1.45। नेक्स्ट भाई, व्हाट इज डाइवर्सिटी फैक्टर, तो सबको पता है, डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए इसकी। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द एवरेज लोड, एवरेज लोड नहीं, गलत। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल कनेक्टेड लोड, नो। इट इज़ द सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द टोटल कनेक्टेड लोड ऑन द सिस्टम अंडर कंसिडर, ना। It is the ratio of sum of maximum demand of various part of system to the coincident maximum demand of whole system। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। For voltage follower circuit using op amp, which of the following is true। ठीक है, इनमें से कौन सा दोनों में सही है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो देखो, इसका इनपुट रेजिस्टेंस तो होता है हाई, आउटपुट इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस का हो स्मॉल, इसका जो करंट गेन होता है वो होता है हाई, इसका जो पावर गेन होता है वो भी होता है हाई, इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो होता है यूनिटी। ये सब याद रखो। तो आप इनमें से कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और कौन सा होता है ये कॉमन कलेक्टर। ठीक है, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट यूजिंग ऑप एम्प। चलिए, हाउ डू ए इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क, बाय सेंसिंग द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बाय कन्वर्टिंग मूवमेंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब उसके पास में कोई है। जैसे देखा होगा ऑफिस में आदमी चलता जाता है, लाइट ऑन होती जाती है ऑफिस की, आपने कहीं देखा होगा, कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा। तो मतलब क्या, वो आपके मोशन को पकड़ रहा है, तो मूवमेंट है इसमें, बाय कन्वर्टिंग मूवमेंट ऑफ ए पर्सन और थिंग। ऑप्शन नंबर बी, यही प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम है। मतलब पड़ोस में मूवमेंट या कोई हलचल है तो उस हिसाब से अपना काम करना है। प्रेशर वाले कौन से होते हैं, पीजियो इलेक्ट्रिक। ये वाले कौन से होते हैं आपके, पायरो।
A 0 to 10 ampere meter has guaranteed accuracy of 1% of full scale deflection. What will be the limiting error in the reading of 2.5 एम्पियर? तो सबसे पहला तो आपको ये लिमिटिंग एरर आपको निकालना है। गारंटेड एक्यूरेसी एरर आपको दी गई है, तो मतलब जी ए ये आपको गिवन है। तो लिमिटिंग एरर ओवर फुल स्केल रीडिंग, ये फॉर्मूला होता है इसका। है ना। तो 1% यहाँ दी गई है, मल्टीप्लाई बाय फुल रेट 10, तो लिमिटिंग एरर आपको मिल गई 1/10 मल्टीप्लाई बाय फुल, सो द लिमिटिंग एरर आपको मिल गई है 0.1। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, लिमिटिंग एरर परसेंटेज निकालना है ना। तो बस बहुत आसान है, 0.1 कितने पर, इतने की रीडिंग पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which of the following incorrect regarding the classification of the substation on operating off on the basis of operating voltage? भाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी होते हैं, हाई वोल्टेज भी होते हैं, अल्ट्रा हाई भी होते हैं। भाई अल्ट्रा हाई जैसे 765, एक्स्ट्रा हाई 440 kV, 220 kV, हाई वोल्टेज हो गया आपका 66 kV, 33 kV, अल्ट्रा लो कुछ नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ए 3-phase इंडक्शन मोटर विच मेथड ऑफ द स्टार्टिंग इज रेफर्ड टू एज द फुल वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड? रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, या स्टार डेल्टा स्टार्टिंग? देखो फुल वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं तो भैया सिंपल है, DOL, direct online. Surge impedance ZC of a long transmission line is given by under root L by C for lossless line. ऑप्शन नंबर ए। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितनी वैल्यू होती है इसकी? 300 ओम टू 500 और 400 ओम। और अगर आप केबल के बारे में बात करें अंडरग्राउंड 30 to 50 ओम या 40 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in 2 watt meter method of a power measurement of 3-phase load, the reading of the wattmeter W1 आपको ये दिया है, W2 आपको 1000 दिया है, पावर फैक्टर आपसे पूछा तो 5 का वैल्यू आप सबसे पहले निकालो। तो ऊपर तो डिफरेंस हो गया आपका 1000, नीचे हो गया 3000, कैंसिल आउट, सो इट विल बी 10 इनवर्स 1 बाय 5 बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका पावर फैक्टर में? इट विल बी 1/2। 1/2
तो यहाँ पर बहुत बार क्या होती है, गलती होगी। तो 1/2 नहीं, 0.866/2 √3/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, डीवीएम निकालना, रेजोल्यूशन ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर। सो फुल स्केल रीडिंग ऑफ डिजिटल वोल्ट मीटर इज 9.99। इट हैज़ द रीडिंग आउट रेंज फ्रॉम 0 to 99। काउंट रेजोल्यूशन आपको निकालना है, बहुत आसान है। आर बराबर क्या होता है, 1/10⁻n मल्टीप्लाई बाय रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो 1/10, नंबर ऑफ काउंट कितने हैं, 1000 है ना। तो यहाँ पुट करना है 3 मल्टीप्लाई बाय रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। सो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हमने कितनी ले ली है, 10। तो इट विल बी अराउंड 0.01 वोल्ट। तो दिस इज द रेजोल्यूशन। स्मॉलेस्ट काउंट ये काउंट कर सकता है। What does a 5 ampere light socket represent in the load calculation of a building as per standard guideline? तो बताओ क्या होगा इसका भाई। आपकी सप्लाई स्टैंडर्ड 230 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज केम अराउंड व्हाट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1000 वाट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। तो एक 5 एम्पियर का लाइट सॉकेट रिप्रेजेंट करता है आपका 1000 वाट का कंजप्शन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द शंट कैपेसिटर। ठीक है, द VARs produced by the shunt capacitor drop as the voltage drop. Shunt capacitor are used for the lagging power factor circuit. Shunt capacitor are used to supply the reactive power required to maintain the voltage value. और शंट कैपेसिटर आर वेरिएबल इम्पिडेंस। देखो सबसे पहली बात है VAR प्रोड्यूस बाय द शंट कैपेसिटर ड्रॉप एट द वोल्टेज ड्रॉप, बिल्कुल सही बात है। शंट कैपेसिटर बिल्कुल सही है, लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। लीडिंग VAR को ये एब्जॉर्व करते हैं, और लैगिंग पर VAR डिलीवर्स करते हैं, याद रखो। सप्लाई द रिएक्टिव पावर टू मेंटेन द वोल्टेज वैल्यू, बिल्कुल सही, क्योंकि रिएक्टिव पावर वोल्टेज डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। एज द वोल्टेज इज डिक्रीजेज योर है ना, योर रिएक्टिव पावर डिमांड इज ऑल्सो विल चेंजेस। तो अगर आपको फ्लैट प्रोफाइल मेंटेन रखना है तो रिएक्टिव पावर को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, शंट कैपेसिटर आर ऑफ वेरिएबल इम्पिडेंस टाइप, नो, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ, बिल्कुल गलत बात है भाई। वो शंट कैपेसिटर है, इसका वेरिएबल इम्पिडेंस नहीं होता, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सक्सेसिबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉल एंड नेगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो रहा है जनाब का -1 से बड़ी और 0 से छोटी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पैरामैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक इज स्मॉल बट पॉजिटिव, सही है। फाइनाइट वैल्यू फॉर फ्री स्पेस और एयर, तो इसके लिए होती है 0 विच इज ए फाइनाइट वैल्यू। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलें आगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रिकल ड्राइव। बताओ भाई, जाहिर सी बात है यार, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स देखते ही पता चल जाना चाहिए एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी। भाई अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का इस्तेमाल कर रहे हो और एफिशिएंसी लो है
तो अपने आप में ही एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहली बात देखते हैं, पहला पॉइंट। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हो, इट कैन बी स्टार्टेड इमीडिएटली विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है यार भाई, एक इलेक्ट्रिक बाइक या इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को स्टार्ट करना आसान है, एकदम स्टार्ट हो जाती है, बटन दबा स्टार्ट हो जाएगी, कोई किक का झंझट नहीं, कुछ नहीं। इट कैन नॉट बी यूज एट फार ऑफ प्लेसेज दैट आर नॉट सर्व बाय द इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा दूर ले जा नहीं सकते, फिर चार्ज कहाँ करेंगे। बीइंग कॉम्पैक्ट और दे रिक्वायर्ड लेस स्पेस, ये भी सही बात है, लेकिन एफिशिएंसी लो, ये गलत बात है। देखो जहाँ भी मैकेनिकल सिस्टम होगा वहाँ पर एफिशिएंसी पुअर होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एफिशिएंसी हमेशा बेटर होती है। ऑप्शन नंबर डी, इसलिए सब इलेक्ट्रिक हो रहा है, तो डी जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए 80 किलोमीटर, मीडियम greater than 80, less than 200, और long more than 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, इसमें कौन कौन से इफेक्ट नहीं लेते हम? कैपेसिटेंस इफेक्ट आर नेग्लेक्टेड। Which of the following is used for switching and lightning surge arrestor protection? lightning surge protection, switching and lightning। तो सर्ज अरेस्टर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इंसुलेटर का कोई मतलब, सर्किट ब्रेकर कोई मतलब नहीं, रिले का कोई मतलब नहीं। Which of the following system of wiring is the costliest? Conduit wiring, wooden case wiring, caping वायरिंग, TRS वायरिंग या क्लीट वायरिंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाई, कॉन्ड्यूट वायरिंग। ये जो पाइप वाली वायरिंग होती है, छुपी हुई वायरिंग, इसे हिडन वायरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे लो कॉस्टली। ये होती है क्लीट वायरिंग। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऑल पीजियो मटेरियल आर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ये गलत है। ऑल फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आर पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये सही होता है। पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नो। लो वैल्यू, तो नाइदर ए नाइदर दो, ऑप्शन नंबर डी। The minimum number of diode required in a center tape full wave rectifier is। तो सेंटर देखो, हाफ वेव में 1, सेंटर टैप 2, ब्रिज वाले में 4 डायोड। ठीक है, होते ये दोनों फुल टाइप ही हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। ऑप्शन डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनस्टॉक इज ए कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ए डैश पावर प्लांट, ए बी सी डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? भाई जाहिर सी बात है, डैम से लेकर टरबाइन तक जो पानी लेकर जाता है पाइप, उसी को पेनस्टॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। पेनस्टॉक के अंदर ही अपना क्या होता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट होता है। और इसे एलिमिनेट किया जाता है या मिनिमाइज किया जाता है बाय सर्ज टैंक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, द टिपिकल हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ए वायर शुड बी डैश अबव द फ्लोर लेवल। ठीक है, कितना होना चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, 3.5, ओ सॉरी सेंटीमीटर तो कम हो जाएगा यार, मीटर है, ठीक है 3.5 मीटर यार, ऑप्शन नंबर सी। कि भाई कोई भी है वॉल तो उससे हॉरिजेंटल पार्ट लगभग 3.5 मीटर पर होना चाहिए। चलिए, 1 मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट विथ internal resistance of 100 ohm is to be converted into a 100 milli ampere ammeter. तो शंट रेजिस्टेंस स्पेसिफाई पर्टिकुलर ऑफ द शंट क्या होगा? मैं जाहिर सी बात है एम का वैल्यू निकालो सबसे पहले, कितना होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो, ठीक है। सो इट विल बी 100। शंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर आपको दिया है 100, एम माइनस का 1 विच इज इक्वल्स टू 99, 100/99, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 ओम, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द आर एल टू बी ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड। तो करना कुछ नहीं है भाई, इसे पहले शॉर्ट कर दो वोल्टेज सोर्स को, इसी पे कर लेते हैं ना, क्यों बनाना एक्स्ट्रा। भाई इसे आप शॉर्ट कर दो और इसे सर्किट से हटा दो, यहाँ से बचा क्या क्या, तो ए से बी इस सर्किट को दोबारा से सॉल्व कर लो। तो ए है, बी है, सी है, डी है। तो इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे दो रेजिस्टेंस है, इट विल इन पैरेलल, ए और सी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये एक ही नोड ले लो, ठीक है, ख़त्म करो। इसे एक ही नोड मानो, ठीक है, चाहे तो ए मान लो चाहे सी मान लो, बी और डी ले लो। तो बी और ए 6 ओम, ए और डी 3 ओम, बी और सी 6 ओम, ए और सी बराबर ही हैं, और डी और सी 6 ओम, ठीक है। बस तो हो गया आंसर। ये दोनों पैरेलल में 3 ओम, ये और ये 2 ओम, तो 3 और 2 आपस में सीरीज में 5 ओम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। इसे आप नोड शिफ्टिंग टेक्निक से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। किसी को ना समझ में आया हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैंने इसे बहुत जल्दी रफली सा बना के कर दिया है। मेरे को लग रहा है अगर कोई भी सीखने वाला स्टूडेंट होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाएगा। देखो यार सिंपल सा है, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है आपको, बस कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। भाई ये वाली नोड और ये नोड शॉर्ट हो गई तो आपस में एक दूसरे के साथ कॉमन हो गई, ए बाय सी। तो ए से बी कितना रेजिस्टेंस लगा है, 6 ओम। ए से डी कितना रेजिस्टेंस लगा है, 3 ओम, ठीक है। सी से बी कितना रेजिस्टेंस लगा है, 6 ओम। डी से सी कितना रेजिस्टेंस लगा है, 6 ओम, ठीक है।
इसके अक्रॉस आपको निकालना है। अब बताओ ये दोनों पैरेलल में, ये हो गया 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में, ये हो गया 2 ओम। तो दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ, क्या देखो अब तो 3 ओम प्लस 2 ओम इक्वल्स टू 5 ओम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए थोड़ा समझने में लेकिन समय लगना चाहिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। नॉट ट्रू अबाउट लेड एसिड सेल। पॉजिटिव एनोड इज मेड अप ऑफ लेड पर ऑक्साइड। बिल्कुल यार, लेड है तो लेड तो होना चाहिए। नेगेटिव प्लेट इज मेड अप ऑफ लेड, बिल्कुल सही है। EMF ऑफ ए सेल ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सी भी बैटरी हो, सबके लिए ट्रू है ये लाइन, ये भी राइट है। बस बचा गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अर्थ रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑपरेटिंग टाइम। भाई जाहिर सी बात है, सब पे डिपेंड करती है। मॉइस्चर, टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड, ऑपरेटिंग टाइम पे कोई मतलब नहीं है, फालतू का है। ठीक है, 1 लाइन आंसर था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्योर इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू ए source of 220 volt. Find the RMS value of the current in the circuit if the current frequency of the source is 50 hertz. बहुत आसान है। IRMS VRMS equals to XL, which is equals to 220 2 into pi into F 50 into L। सॉल्व करो, ये वैल्यू आएगी आपकी 35.03 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज एन इकोनॉमिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग कोर लॉस एट नो लोड। भाई शॉर्ट सर्किट है तो कोर लॉस से उसका कोई मतलब नहीं, इट इज कॉपर लॉस एट फुल लोड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द पर यूनिट इम्पिडेंस वी विद द बेस वोल्टेज एट द एक्चुअल के ये वी द बेस वोल्ट मीटर। तो Z बनना चाहिए आपका, है ना, Z पर यूनिट Z आना चाहिए। तो अगर ये स्क्वायर ये है कैंसिल, बस सिंपल है, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। भाई एक वोल्टेज ये कटी, इस ए को इस V के नीचे ले जाओ तो इट विल बिकम Z। तो Z एक्चुअल ओवर Z बेस, यही तो होता पर यूनिट, तो इसी से मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, द गिवन सर्किट इज ए क्रिटिकली डैम्प। तो रीटा का वैल्यू 1 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 इन द गिवन सर्किट 20 10 12 50। क्या होगा फॉर्मूला, टू जीटा अंडर रूट L/C, R ओवर 1/2 L 8 इंटू 10 का पावर -3 20 इंटू 10 का पावर -6। सो R का वैल्यू आया 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which motor is generally used for driving small domestic appliances like refrigerator, vacuum cleaner, ADC? 3-phase synchronous motor, DC series motor, DC shunt motor, single phase AC series motor। यार जाहिर सी बात है, सिंगल फेस AC सीरीज मोटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is the symbol of an isolator generally used in the single line diagram? आंखों से पता चलना चाहिए। डी इज द राइट आंसर।
ठीक है। आइसोलेटर आप इसी से यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर इससे यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर इससे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब सिंबल आपको पता होने चाहिए। आइसोलेटर, चलिए